तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट यूनिट 3 और आपका पूरा रूरल डेवलपमेंट यूनिट 3 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को रूरल डेवलपमेंट यूनिट 3 का नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। और जो लोग चैनल पे नए हो, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो जा करके ज्वाइन हो जाइए, और जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्था यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या फिर जिला परिषद क्या होता है? अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता कमेटी क्या होता है? बलवंत राय कमेटी क्या होता है? और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन क्या होता है? ठीक। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड क्या होता है? और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? तो सारे क्वेश्चन रूरल डेवलपमेंट यूनिट 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे, जब हम रूरल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को कई सारे टायर में डिवाइड करने के लिए कई सारे रिपोर्ट आते हैं, लेकिन आज भी हम लोग बलवंत राय मेहता, जो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी है या फिर रिपोर्ट है, उसको पालन करते हैं या फिर फॉलो करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला आपका कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर में डिवाइड करता है। देखिए, सबसे टॉप पे आपका होता है जिला परिषद, और यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे होता है जिसे बोलते हैं पंचायत समिति, और सबसे ग्राउंड लेवल पे होता है ग्राम पंचायत। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि पंचायती राज सिस्टम को बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा इसको 3 टायर में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है जिला परिषद, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और दूसरा होता है पंचायत समिति, ये होता है ब्लॉक या फिर तहसील या फिर तालुका लेवल पे होता है, और सबसे ग्राउंड लेवल पे होता है जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे। अब यहाँ देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1958 में एडॉप्ट या फिर एक्सेप्ट कर लिया। जब यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बलवंत राय मेहता कमेटी को 1958 में एडॉप्ट कर लिया, तब यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान जो आपका है, यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लॉन्च किया गया 1961 में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। यहाँ देखिए, ये आपका है गुजरात और यहाँ पे आपका है राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज संस्था को लागू किया गया था। अब यहाँ देखिए, 9 दिन के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। अब यहाँ देखिए, 1963 में आता है संथानम कमेटी। संथानम कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी को फॉलो करती है। अब यहाँ देखिए, 1977 में आता है अशोक मेहता कमेटी। 1977 में जनता गवर्नमेंट ने 13 मेंबर का एक कमेटी बनाया जिसका हेड अशोक मेहता जी को बनाया गया, इसीलिए इस कमेटी को बोला जाता है अशोक मेहता कमेटी। अब यहाँ देखिए, बलवंत राय मेहता में जो भी यहाँ बात किया गया था 3 टायर सिस्टम के बारे में, तो अशोक मेहता कमेटी बोलता है कि 3 टायर सिस्टम को खत्म करो और 2 टायर सिस्टम को स्टार्ट करो। अब यहाँ पे 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 2 टायर सिस्टम को स्टार्ट किया। पहला आपका है वेस्ट बंगाल और यहाँ पे कर्नाटक। 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 2 टायर सिस्टम को स्टार्ट किया था या फिर लॉन्च किया था। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका है 73 अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया एक्ट। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कैसे कोई बिल एक्ट बनता है। देखिए, यहाँ बिल जो है जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो जाता है पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट में आपका 2 हाउस होता है,
पहला आपका होता है लोकसभा और दूसरा आपका होता है राज्यसभा। अब इस बिल पे जब लोकसभा और राज्यसभा अपना एग्रीमेंट या फिर साइन करते हैं तब ये बिल जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है। अब अगर राष्ट्रपति भी इस बिल पे साइन करते हैं तब यही बिल एक्ट बन जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए 73 अमेंडमेंट बिल। सबसे पहले जी वेंकट स्वामी जी ने 10 सितंबर 1991 को पार्लियामेंट में बिल को प्रस्तावित किया या फिर इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ देखिए लोकसभा ने बिल को पास किया 22 दिसंबर 1992 को। उसके अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने बिल को पास किया। बिल पास करने के बाद 17 राज्य रेक्टिफाई किए और उसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को। और यहाँ देखिए भारत के इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया। ठीक, और यहाँ देखिए पंचायती राज को एक भाग बनाया गया, भाग नंबर 9, पार्ट नंबर 9। तो भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम को इंसर्ट कर दिया गया, निहित कर दिया गया। जो पहले भाग था यानी कि जो भी यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट 9 था उसको यहाँ पे रिपील करके पंचायती राज सिस्टम को निहित कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। अब यहाँ देखिए 73 अमेंडमेंट एक्ट, इसको जो है भाग 9 में ऐड कर दिया गया और इसका नाम रखा गया पंचायत, यानी कि भाग 9 में पंचायत रहेगी। अब यहाँ देखिए आर्टिकल 243 से लेकर के 243 तक पंचायत के बारे में बात किया जाएगा। और यहाँ देखिए पंचायत को 11वीं अनुसूची में ऐड कर दिया गया जिसमें आते हैं 29 सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए ग्राम सभा किसे कहते हैं? जिसका उम्र 18 एज हो गया है और उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है तो उन्हें बोलते हैं ग्राम सभा। और ग्राम सभा का जो भी यहाँ पे फंक्शन है, पावर है, वह जो है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका तय करेगी, फिक्स करेगी। अब यहाँ देखिए पंचायती राज सिस्टम, इसके द्वारा यहाँ पे जो भी आपका था बलवंत राय मेहता कमेटी, उसमें बात किया गया कि पंचायती राज सिस्टम को 3 टायर में डिवाइड किया जाएगा। सबसे टॉप पे आपका होगा जिला परिषद, जिला परिषद। और यहाँ देखिए इंटरमीडिएट लेवल होगा यहाँ पे पंचायत समिति होगा और सबसे नीचे ग्राउंड लेवल होगा ग्राम पंचायत, यानी कि सबसे टॉप पे आपका होगा जिला परिषद, जिला परिषद। और यहाँ देखिए नीचे आपका होगा यहाँ पे आपका होगा पंचायत समिति और सबसे नीचे आपका होगा ग्राम पंचायत। अब यहाँ देखिए जिला परिषद क्या होता है? जिला परिषद क्या होता है? या फिर जिला परिषद बोलिए या फिर जिला मंडल बोलिए या फिर जिला पंचायत बोलिए। तो आप लिखेंगे जिला पंचायत, पंचायती राज सिस्टम का सबसे टॉप पे होता है। यहाँ पे आपका होता है जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होता है। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड डीएम होते हैं या फिर आईएएस ऑफिसर या फिर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं। जिला परिषद का काम होता है पंचायत समिति को, यहाँ पे आपका है पंचायत समिति, पंचायत समिति को स्टेट गवर्नमेंट के साथ लिंक करना, जोड़ना, जिला परिषद का काम होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे राज्य विधायिका के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर और जो भी होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ये दोनों मेंबर हो सकते हैं जिला परिषद के। राज्य विधायिका के और संसद के मेंबर जिला परिषद के मेंबर बन सकते हैं। तो ये आपका हो गया जिला परिषद, जो कि सबसे टॉप पे होता है। पंचायती राज सिस्टम का सबसे टॉप लेवल होता है, यहाँ पे होते हैं जिला परिषद। और यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल होता है, यहाँ पे पंचायत समिति होता है और सबसे नीचे आपका होता है ग्राम पंचायत, जिसे सरपंच भी बोलते हैं। अब यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि जिला परिषद का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए जो सबसे ग्राउंड लेवल होते हैं जिसे बोलते हैं ग्राम पंचायत या फिर सरपंच बोलते हैं, तो सरपंच का चुनाव यहाँ पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है अंडर द एक्ट पंचायत राज एक्ट। अब यहाँ देखिए पंचायत में रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट है, किसके लिए? एससी और यहाँ पे एसटी के लिए।
जितना सीट होता है उस पूरे सीट का 1/3 भाग SC/ST वुमेन के लिए रिजर्व होता है। तो ये आपका हो गया पंचायत के लिए रिजर्वेशन। अब यहाँ देखिए, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल तक होता है, लेकिन 5 साल के पहले भी जो राज्य विधायिका है पंचायत को डिजॉल्व यानी कि भंग कर सकती है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे पंचायत 5 साल के पहले ही भंग हो जाता है तो 6 महीना के अंदर उसका चुनाव होना जरूरी होता है। तो राज्य विधायिका पंचायत को डिजॉल्व करती है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें पंचायत के मेंबर का डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो आप लिखेंगे आर्टिकल 243F के द्वारा पंचायत के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधायिका के द्वारा। अब यहाँ देखिए, पंचायत के मेंबर कौन कौन से लोग हो सकते हैं? तो आप लिखेंगे MLA भी पंचायत का मेंबर हो सकता है, सरपंच हो सकता है। अब यहाँ देखिए, अगर आपको ग्राम का पंचायत बनना है यानी कि सरपंच बनना है तो कम से कम आपका एज 21 साल का होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, पंचायत के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कौन कर सकता है? तो आप लिखेंगे राज्य विधायिका कर सकती है अंडर द आर्टिकल 243F के तहत। ठीक। अब यहाँ देखिए, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है? फाइनेंस कमीशन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है? फाइनेंस कमीशन। तो उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होता है? इसके पास भी फाइनेंस कमीशन और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन भी होता है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? टैक्स को कैसे इंक्रीज किया जाए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस कमीशन, इसका काम क्या होता है? स्टेट और गवर्नमेंट जो आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसी प्रकार से राज्य के पास भी होता है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 साल तक। अब यहाँ देखिए, स्टेट गवर्नमेंट, इसके पास जो फाइनेंस कमीशन होता है इसका काम क्या होता है कि स्टेट के बीच में और यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, इसके बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये आपका हो गया फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ देखिए, प्रशासनिक का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे आपका होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि जिसे बोलते हैं जिला परिषद। अब यहाँ देखिए, जिला परिषद को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है ब्लॉक लेवल पे, जिसमें आता है तहसील, और इसमें आता है आपका विलेज, जिसका हेड कौन होता है? ग्राम पंचायत होता है, जिसे सरपंच बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं महानगर पालिका, म्यूनिसिपल कोऑपरेशन। अब यहाँ देखिए, महानगर पालिका को यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है नगर पालिका और दूसरा आपका है नगर पंचायत, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी और यहाँ पे सिटी काउंसिल। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे इन सभी को एक वार्ड में डिवाइड किया गया है। देखिए, इन सभी को, इन पूरे पर्टिकुलर एरिया को वार्ड में डिवाइड किया गया है। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब जो आपका होता है सिटी का, यानी कि यहाँ के जो वार्ड होते हैं, इस वार्ड में कौन होता है? पार्षद होता है, पार्षद होता है। यानी कि यहाँ पे जितने सारे वार्ड हैं, वार्ड नंबर 1, 2, 3, यहाँ पे 4, इन प्रत्येक वार्ड में इसका हेड कौन होता है? पार्षद होता है। अब यहाँ देखिए, ये तो आपका पूरा हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे जिसका उम्र 18 साल का हो गया है और उनका वोटर लिस्ट में उनका नाम रजिस्टर्ड है, तो उन्हें बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम पंचायत जब भी मीटिंग करती है काम करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग कर रही है काम करने के लिए, पेड़ लगवाना है, पानी की सुविधा उपलब्ध करवानी है, रोड बनवाना है, तो जो भी प्लानिंग करते हैं एक मीटिंग में, तो उस मीटिंग में केवल ग्राम सभा ही पार्टिसिपेट करता है,
यानी कि जिसका एज 18 साल का हो गया है और वोटर लिस्ट में उनका नाम रजिस्टर्ड है, वही लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, एक विलेज को या फिर कुछ विलेज को ही ग्राम सभा बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, ग्राम सभा में जो भी मीटिंग होती है उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कौन करता है? सरपंच जी करते हैं। ग्राम की पंचायत या फिर पंचायत के जो भी हेड होते हैं वही मीटिंग को प्रारंभ करते हैं और उसमें ग्राम सभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं जिनका एज 18 साल का हो गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी मीटिंग बनती है उस मीटिंग में बात किया जाता है कि हम लोग ये काम करेंगे, पेड़ यानी कि गार्डनिंग का काम करेंगे, सैनिटेशन के ऊपर, और यहाँ पे बिल्डिंग बनवाएंगे। तो जो भी काम इनको करना होता है उस मीटिंग में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि विलेज पंचायत को वार्ड में डिवाइड किया जाता है। यानी कि जैसे कि आप कहोगे वार्ड, इस पूरे एरिया को, जो आपका वार्ड होता है, वार्ड का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र। तो विलेज पंचायत को कई सारे वार्ड में, कई सारे एरिया में डिवाइड किया जाता है। यहाँ देखिए, ये आपका वार्ड नंबर 1, 2, 3, फिर यहाँ 4, 5, 6। प्रत्येक वार्ड में एक पंच होता है जिनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। यानी कि जितने सारे वार्ड होते हैं प्रत्येक वार्ड में एक एक पंच होता है जिनको इलेक्ट किया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं पंच। यानी कि प्रत्येक वार्ड में एक पंच होता है जो कि पंचायत का मेंबर होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, अगला आपका है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो आप लिखेंगे यह जो है एक गवर्नमेंट एक्ट होता है अंडर दी ग्राउंड लेवल या फिर विलेज लेवल पे। तो आप लिखेंगे, यहाँ देखिए, जो आपका पंचायती राज सिस्टम होता है ये सबसे ग्राउंड लेवल पे आते हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे टॉप पे आपका होगा जिला परिषद, बीच में आपका होगा पंचायत समिति और सबसे ग्राउंड पे आपका होगा ग्राम पंचायत। तो ग्राउंड लेवल पे जो भी गवर्नमेंट स्कीम लाती है तो उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। अब यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। अब यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत इनको जो भी काम करना होता है तो यह जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें ग्राम सभा पार्टिसिपेट करता है और ये लोग बताते हैं कि हम लोग इस काम को करने वाले हैं, जैसे कि रोड बनवाना, गार्डनिंग, पेड़ लगवाना, और जैसे कि आपका हो गया रिवर के लिए कंस्ट्रक्शन करना, पॉन्ड बनवाना, तालाब बनवाना, अगर तालाब में पानी नहीं है उसको रिस्टोर करना। तो जो भी काम इनको करना रहता है उस मीटिंग में ग्राम सभा को बताते हैं और उनको जो भी काम करना रहता है ग्राम सभा के द्वारा उस काम को अप्रूव करवाते हैं। यानी कि ग्राम सभा अप्रूव करती है। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ग्राम पंचायत जो होता है इनका मीटिंग साल में एक बार या फिर 2 बार होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सरपंच है और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे पंच हैं। अब ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग ये काम को करेंगे, रोड बनवाना, गार्डनिंग के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशन के लिए, जो भी काम करना होता है इस मीटिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ देखिए, जो काम करना रहेगा ये अप्रूव करवाएंगे ग्राम सभा से। तो अगर यहाँ पे ग्राम सभा को लगता है कि ग्राम पंचायत सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तब यहाँ पे ग्राम सभा एक कमेटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ देखिए, इस कमेटी में ग्राम पंचायत भी होंगे और यहाँ पे ग्राम सभा भी होंगे। अब यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? वाटर सोर्स को मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करवाना, यानी कि बनवाना, रोड बनवाना, ड्रेनेज के लिए, स्कूल का बिल्डिंग बनवाना, पेड़ लगवाना, और जो भी यहाँ पे नहर अगर मान लीजिए बीच में डैमेज हो गया तो उसको यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करना, ये सारा काम होता है ग्राम पंचायत का। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे लिविंग, इसका मतलब होता है लगाना, कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि एक ग्राउंड लेवल पे टैक्स जो है ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि कोई यहाँ पे मीट मंडी खुल गई या फिर सब्जी मंडी खुल गया, वहाँ से टैक्स को लेना ग्राम पंचायत का काम होता है। टिकट के रूप में जो भी यहाँ पे टिकट मिलता है 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में, वहाँ से पैसा को इकट्ठा करना ग्राम पंचायत का काम होता है। अब यहाँ देखिए,
अगला पॉइंट आप लिखेंगे, गवर्नमेंट जो भी स्कीम लेके आती है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि पंचायत जो भी यहाँ पे काम काज कर रही है तो उसको पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से फंड आता है? अब यहाँ देखिए, होम टैक्स, जानवरों पे टैक्स लगा करके, मकान पे, मार्केट पे, इन सभी जगह से टैक्स को कलेक्ट करके काम करवाया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। अब यहाँ देखिए, गवर्नमेंट जो भी स्कीम को चलाने के लिए फंड भेजती है तो वह जो है ग्राम पंचायत के पास कैसे आता है? ये आपका है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भेजा स्टेट गवर्नमेंट के पास, यहाँ से पैसा जाता है जिला परिषद के पास और यहाँ से पैसा आता है ग्राम पंचायत के पास। ठीक। अब यहाँ देखिए, डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्कर, तो ये आपका हो गया सोर्स फंड फॉर द पंचायत। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, ग्राम पंचायत को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है, सचिव का होता है। यानी कि जो यहाँ सचिव होता है ये पूरे प्रशासनिक को संभालता है कि किसका वोटर लिस्ट में नाम है, मीटिंग कब बुलवाना है, कब नहीं बुलवाना है, सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव से पूछते हैं। ठीक। तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है निर्मल ग्राम पुरस्कार। महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे 2 पंच हैं जिनको यहाँ पे 2005 में निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ देखिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या होता है? तो आप लिखेंगे, निर्मल ग्राम पुरस्कार गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है, एक पॉलिसी होती है। अगर यहाँ पे पंच सही से काम कर रहे हैं, किसके ऊपर? ओपन डिफेक्शन के ऊपर, यानी कि खुले में शौच नहीं करना, झाड़ियों के पास, सड़क के पास खुले में शौच ना करना, अगर उसके ऊपर सही से काम हो रहा है गांव में, तब यहाँ पे गवर्नमेंट निर्मल ग्राम पुरस्कार देती है। या फिर आप लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे पंच प्रोवाइड कर रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तब भी यहाँ पे निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है। तो आपका हो गया ग्राम पंचायत, जो कि आता है सबसे ग्राउंड लेवल पे, सबसे टॉप पे जिला परिषद, यहाँ पे आपका होता है पंचायत समिति और यहाँ नीचे होता है आपका ग्राम पंचायत, जिसे सरपंच भी बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर दी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ देखिए, नाबार्ड क्यों डेवलप किया गया? तो आप लिखेंगे, नाबार्ड जो है ये बोलता है किसको? बैंक को, कि बैंक का प्राइमरी फोकस रूरल सेक्टर में होना चाहिए। यानी कि जिस सेक्टर में, जिस एरिया में बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ भी फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए, वहाँ के लोगों को फाइनेंस या फिर लोन देना चाहिए कम इंटरेस्ट पे। तो ये आपका है नाबार्ड, यानी कि बैंक का प्राइमरी फोकस रूरल सेक्टर पे होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट वही है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया रूरल डेवलपमेंट, आप लिखेंगे किसी पर्टिकुलर रीजन को डेवलपमेंट करना रूरल डेवलपमेंट नहीं होता है। रूरल डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है जिसमें आता है सैनिटेशन, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, और यहाँ देखिए रोड कंस्ट्रक्शन, हेल्दी मार्केट लगवाना, और यहाँ देखिए क्रेडिट देना, पैसा देना, तो इन्हें बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, नाबार्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को स्थापित किया गया था अंडर द एक्ट नाबार्ड एक्ट 1981। अब यहाँ देखिए, नाबार्ड का मेन पर्पज क्या होता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, रूरल डेवलपमेंट करना, और यहाँ पे क्रेडिट प्लानिंग करना। अब यहाँ देखिए, रूरल डेवलपमेंट में जो पॉइंट बताया हूँ वही सारा पॉइंट आप लिखेंगे, यानी कि सैनिटेशन, और यहाँ देखिए एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, हेल्थ के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इन्हें बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। अब यहाँ देखिए क्रेडिट प्लानिंग करना, यानी कि रूरल एरियाज में फाइनेंस को, पैसा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, तो इन्हें प्लानिंग करना जिसे बोलते हैं क्रेडिट प्लानिंग करना। क्रेडिट का मतलब होता है पैसा देना, पैसा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में सैनिटेशन के लिए, हेल्थ के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी के लिए पैसा देना, क्रेडिट प्लानिंग करना, इसे बोलते हैं क्रेडिट प्लानिंग करना।
अब यहाँ देखिए, अगला आप लिखेंगे नाबार्ड का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है कि सस्ते ब्याज पे रूरल सेक्टर के अंदर जो भी वीकर सेक्शन होते हैं उनको लोन देना, ताकि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। अब यहाँ देखिए, अगला पॉइंट आप लिखेंगे नाबार्ड में कि घर घर जा करके इसके बारे में बताना कि आप जो है बैंक से लोन को लेकर के, और जो आप लोन लेंगे उसको आप सस्ते ब्याज पे चुकाएंगे। तो बैंक से लोन लेकर के अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक, आपको रोजगार मिलेगा, आप इसी पैसे से एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। तो ये है नाबार्ड का मेन उद्देश्य, यानी कि जो भी बैंक होता है उस बैंक का मेन पर्पज, सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए रूरल सेक्टर में फाइनेंस को प्रोवाइड करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो आप लिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन 1991-1992 के बीच में हुआ। अगला पॉइंट आप लिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में 12 से 25 मेंबर होते हैं जिनका सोशल कंडीशन और इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, यानी कि 12 से 25 मेंबर जिसमें सभी मेंबर का इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल कंडीशन सिमिलर होता है या फिर बहुत ज़्यादा खराब होता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखिए 1991-1992 के बीच में नाबार्ड जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया, इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा लोग शामिल हो गए। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट नहीं हुआ था तब गांव के लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन हो गया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई भी 1993 में परमिशन दे दिया कि रूरल सेक्टर के लोग या फिर उस मेंबर जो भी यहाँ ग्रुप है उस मेंबर के लोग अपना सेविंग अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाया गया। देखिए उस टाइम क्या था, लोगों के पास पैसा नहीं था, लोगों का सोशल और यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था, सैनिटेशन नहीं था, एजुकेशन नहीं था, स्किल डेवलपमेंट नहीं था, हेल्थ का जो फैसिलिटी है वो नहीं था, सही से जो भी यहाँ फैसिलिटी है, लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा खराब था। तो इन सभी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आया सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सभी लोग आपस में मिलजुल करके काम करना शुरू कर दिए, यानी कि ये मान लीजिए है 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। अगर इस आदमी को कोई भी आवश्यकता पड़ती है तभी लेता है इससे, या फिर ये जो है इससे हेल्प लेता है, या फिर ये आदमी इस आदमी से सहायता लेता है। तो आपस में मिलजुल करके काम करना शुरू कर दिए, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर के, अपनी जीविका को लेकर के, तो इन्हीं प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए एक ग्रुप का ऑर्गेनाइज किया गया या फिर फॉर्मेशन किया गया, जिसे बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसकी सहायता से लोग अपने दैनिक जीवन को इम्प्रूव करने की कोशिश किया या फिर एक रूट को फाइंड किया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे पूरा गांव जो है गरीबी से लड़ रहा था, साक्षरता नहीं थी, यानी कि एजुकेशन नहीं था, स्किल नहीं था, लैक ऑफ स्किल था, और लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोग बेरोजगार थे। तो पूरा गांव जो है, पूरे गांव का जो लिविंग कंडीशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसीलिए एक ग्रुप को बनाया गया जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैंने क्या बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप गठित करने से पहले लोगों को पैसा नहीं मिल रहा था बैंक से, लोग जो है बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोल पा रहे थे, बैंक से लोन नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या बताया कि इसीलिए यहाँ पे स्थापित किया गया था नाबार्ड का, ताकि लोगों को पैसा दिया जाए। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप का एडवांटेज क्या है। तो आप लिखेंगे कि जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को सहायता करना, ताकि महिलाएं फाइनेंशियल वित्तीय के रूप में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। अब यहाँ क्या हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में सभी लोग आपस में लोन लेते थे ताकि उनका
क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव रहे। आपस में जो भी नीड होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, डिमांड होती थी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी रिसोर्स की, तब वो लोग आपस में लोन लेते थे विदाउट एनी कोलेट्रल, यानी कि बिना ब्याज पे। अब यहाँ देखिए, जब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया तो बैंक भी कम ब्याज पे लोन देना शुरू कर दिया, एक रूरल एरियाज के स्तर पे। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका फंक्शन क्या है, तो आप लिखेंगे कि लोगों को रोजगार दे करके उनके इनकम को ज़्यादा करना। मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे लोगों का इनकम इंक्रीज रहेगा, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा, इनकम रहेगा, तो वो लोग जो है अपना सेविंग करेंगे बैंक में। अब जब यहाँ पे बैंक में सेविंग होगा, बैंक के पास पैसा होगा, तभी बैंक लोन को दे सकता है। किसको? जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं। तब जब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जो निवेशक हैं, बिजनेसमैन हैं, अगर उनको बैंक से लोन मिलेगा तब यहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। अगर यहाँ पे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी होगा। इसी प्रकार से इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे लोगों के पास पैसा रहेगा, इनकम रहेगा, तो वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोग हेल्दी भी रह सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर उनके पास पैसा रहेगा यानी कि उनका परचेजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि गरीब लोगों को रोजगार दे करके इनकम को इंक्रीज करना, ये हो गया। गरीब लोग जो है अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, यानी कि एक्सेस टू बैंक फॉर दी पुअर। और यहाँ देखिए, महिलाओं को बढ़ावा देना। आपने क्या देखा कि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहाँ पे ज़्यादातर महिलाओं की संख्या है, यानी कि आप लिख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो वुमेन एम्पावरमेंट है ये भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। तो आज आपका पूरा रूरल डेवलपमेंट यूनिट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना है।